नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर रोज किसी न किसी नेता को साथ लेकर मैं आता हूं, आपके सवालों को उनके सामने रखता हूं। लेकिन आज एक ऐसे नेता मेरे साथ हैं जो कैसे नेता बन गए किसी को नहीं पता। एलजेपी में थे, कांग्रेस में थे, एक आम कार्यकर्ता की तरह। लेकिन जब दोनों पार्टियों को समझ लिया तो छोड़ दिया दोनों पार्टी और बना ली अपनी पार्टी, और एक झटके में पूरे देश भर में चर्चा में आ गए। वैसे तो राजनीतिक दलों की कमी नहीं है, बिहार में सैकड़ों दल हैं, आपको पता ही है। लेकिन एक ऐसा दल जो भले आपको सुनने में जिसका नाम नया लगे, लेकिन आज सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की आंख का किरकिरी बना हुआ है। जी हाँ, आईपी गुप्ता मेरे साथ हैं। आप तो भाई कब नेता बने, कब पार्टी बना लिए, किसी को पता ही नहीं चला। अचानक उभर गए, इतना बड़ा नेता बन के कैसे हुआ जादू? दुनिया से चकाचौंध से दूर हम अपने संघर्ष में आरक्षण वापसी पे लड़ रहे थे। दुनिया तो मुझे वास्तव में कोई जानता नहीं था, और क्यों जाने। मैं बड़े बड़े मीडिया हाउस को कहते थे भाई हमको कवर करो, तो हमारे लोग बोलते भाई कवर नहीं कर रहा है मीडिया वाला। मैं कहा तुम हो कौन? तुम 2 दिन दो, मीडिया वाले तुम्हारे पास आएंगे, कवर करेंगे। मीडिया वही दिखाते हैं जो चलता है, और तुम वो मटेरियल नहीं हो कि तुम चलोगे। और हमने 6.5 महीना सड़कों पे रात में खाना नहीं खाया, सोया नहीं। के हम नहीं, हमारे साथ हमारे पान समाज के 80 लाख लोग न सोए न खाए। एक एक पल, एक एक दिन, एक एक रोज हमारे लिए जैसे बरसों जैसा था। और हम अपने अस्तित्व को तलाशता, अपने आप को खोजता गांधी मैदान पहुंचा हूं। इस सहरसा की भीड़, बेगूसराय की भीड़, जहां जहां हम गए, जो रैलियां की 12 रैलियां आने से पहले, सिर्फ एक ही चाहता कि हम अपने अस्तित्व को तलाश रहे। लेकिन भाई जब 12 रैली किए तब तक तो मुझे भी पता नहीं था कि आईपी गुप्ता कौन है। और अचानक गांधी मैदान में आईपी गुप्ता एक बड़े नेता के रूप में उभर गए। ये जादू कैसे हुआ? ये प्लानिंग के तहत किया आपने? मीडिया को बताया नहीं कभी कि भाई मेरी रैली हो रही है, कवर करिए? मैंने बहुतों को कहा, हमको तो नहीं कहा था। हाँ, आपको नहीं कहा, ये एकदम बिल्कुल सही बोलने का, आपको मैंने नहीं कहा। और ये मुझे लगता है कि मेरी भूल थी, आपको कहना चाहिए था मुझे। देखिए, मैं एक लौता इंसान था। मैं ही प्लानिंग करने वाला, मैं ही रिसोर्स जुटाने वाला, मैं ही भाषण देने वाला, मैं ही रथ हाँकने वाला, सब कुछ मैं था, अकेला था। हमारे जाति के लोग को पता ही नहीं था कि रैलियां होती कैसी है। उनके लिए तो 500 का भीड़ बड़ा हुआ करता था 75 वर्षों में। मुझे याद है जब हमने मोतिहारी की 27 अक्टूबर को पहला रैली के लिए कहा लोगों को, हमने लिख दिया कि ये इस दिन को यहाँ रैली करूंगा। और वो लोग कहते सर होगा कैसे? तो मैंने नारा दिया, रैली होती क्या है? रैली होती कैसे है? हमने कहा कि रास्ता पे चल पड़ो, रास्ता तुम्हें चलना सिखा देगा, और तुम कहो कि तुम कर सकते हो। जो मैंने जो नारा दिया, सोचो करो कर सकते हो। मैंने कहा था अपने भाषण में कि देखो, एक इंसान, पतला दुबला मरियल सा एक आदमी, छेनी हथौड़ी लेता है और पहाड़ के सामने खड़ा होकर कहता है कि तुमने मेरी पत्नी की जान छीनी है, मैं तुम्हें जब तक तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जब दशरथ मांझी जी ऐसा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन गुप्ता जी, सवाल ये है कि आपके पहले आपके समाज का नाम तो मैं भी नहीं जानता था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद ही कोई जानता होगा। कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, कोई राजनीतिक आवाज नहीं थी। ये कितना मुश्किल काम था। देखिए, मेरे बचपन से मेरे में एक आदत है, आप जो काम कह देंगे कि नहीं हो सकता, और अगर मैं सुन लिया, मैं कहा नहीं कैसे हो सकता? ये हवाई जहाज बनाने वाला कौन था? एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कौन था? स्पेस में जाने वाला आदमी कौन था? वो एक इंसान था। आप सिर्फ चाह लेंगे तो पूरी कयामत आपकी उस चाहत के साथ खड़ी हो जाती है। जब मैं कहा था हाँको रथ हम पान हैं, एक आंदोलन खड़ा करूंगा, ये क्वेश्चन करने वाले हमारे साथी लोग बोला कि ये संभव नहीं है। तो आपको कहता था, लोग कभी कभी सुन भी लेते थे कि एक पान वाला है, आईपी गुप्ता है, पान वाला है। तो मुझे लगा कि पान के दुकानदारों का एक संघ होगा, उसका एक नेता होगा। लेकिन अचानक जब गांधी मैदान में प्रकट हुए लाखों लोगों की भीड़ के साथ,
तब आपकी जब तुलना होने लगी प्रशांत किशोर की रैली से, हाँ। तब मुझे लगा कि ये तो कोई बड़ा तिस्मार खां है भाई। नहीं देखिए, मेरे पास जब 12 रैलियां करने के बाद भी जब हमें लोग हमारे अस्तित्व को पहचानने के लिए नकार रहा था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था पॉलिटिकल पार्टी, तब हमने अपने छोटे से पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया। वो रिस्क क्या था? गांधी मैदान। और वो रिस्क जहां की एक आदमी को पूरा भारत की मीडिया कह रहा है कि 10 लाख होगा, एक ऐसी भीड़ होगी जो गांधी मैदान देखा नहीं, सामने मीडिया की इतनी बड़ी हाइप थी, और 13 अप्रैल को मेरा है। कितनी भीड़ थी? लेकिन मुझे देखिए, मुझे ये पता था कि मैं सुपर डुपर हिट होने जा रहा हूं, कि 11 और 13 में ज्यादा अंतर नहीं। मैं लोगों से पूछता था, बताओ उनका क्या तैयारी हो रहा, क्या कहां कहां है। मुझे मालूम था कि ग्राउंड पे वर्क नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, मुझे मालूम था। हाँ, उनकी रैली तो पटना में गांधी मैदान में फ्लॉप हो गई। मुझे मालूम था, और मैंने कहा कि ये तुम्हारे लिए आईपी गुप्ता बस नहीं भेजेगा। अगर आईपी गुप्ता बस भेजे तो तुम लड़े कहाँ? और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है बस पे चढ़ने के लिए, चंदा देने के लिए, तो पूर्णिया से गांधी मैदान आने में अगर 3 दिन लगता है तो पैदल आओ, यही तुम्हारी लड़ाई है। अभी है ऐसा? हाँ, जनता आती है पैदल? यही नहीं, मैंने कहा कि अगर मैं रास्ते से गुजरूंगा और तुम मर गए तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी के पास भी नहीं जाऊंगा, ये पूछने के लिए कि तुम कैसे मरे। जमराज पूछेगा तुमसे कि तुम कैसे मर गया, बोलेगा हम गए थे गांधी मैदान जा रहे थे, रैली में, आंदोलन में मर गए, भूखे थे। तो जमराज तुमसे कहेगा कि तुम अकेले मरी हो, तुम्हारे सारे पाप धोए जाते हैं। मरी अकेले हो लेकिन तुम्हारे परिवार के 5 आदमी को तुम जिंदा करके आए, तुम्हारे सारे पाप धोए जाते हैं। यही नहीं, आईपी गुप्ता को मैं उस दिन बहुत छोटा हो गया जब मुझे पता चला कि एक महिला थी जो आई थी, उसके पास 5 किलो अनाज था मात्र, विधवा है, घर नहीं है, 5 किलो चावल था, और उस गांधी मैदान में आने के लिए 4 किलो चावल बेच दिया उसने। दैट इज द स्पिरिट ऑफ हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन। मैंने एक सोच को डेवलप किया कि तुम्हारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं आएगा, तुमको लड़ना पड़ेगा। जिस समाज का इतिहास ने उसका भविष्य नहीं, जिस समाज का चेहरा ने उसका पहचान नहीं, और ये 2 चीजें लड़ने से होता है। तो आपके लोगों ने समझा आपकी बात? लोगों अगर नहीं समझता तो ये 12 मैसिव रैलियां मैं नहीं करती। अभी जो दिखाते हैं ना कि अपार भीड़ है, हमारा तो सहरसा में पटेल मैदान में खचाखच था, बेगूसराय में खचाखच, भागलपुर में, जमुई में, नालंदा में, मोतिहारी में, कहाँ नहीं थे। गांधी मैदान में कितने लोग आए थे आपकी रैली में? देखिए, लालू जी का रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। देखिए, लाठी रैला आप चैट जीपीटी से पूछिए तो लालू जी में कितने आए वो भी बता रहा है, जेपी आंदोलन में कितने आए वो भी बता रहा है, और हमारा कितना आया पान महारैली वो भी बता रहा है। क्या बता रहा है? हमारा 6 लाख से ऊपर बता रहा है चैट जीपीटी। तो उससे ज्यादा तो कभी भीड़ आई ही नहीं गांधी कभी मैदान नहीं में। आई। देखिए, मैं तो 35 साल से कवर कर रहा हूँ राजनीतिक 6 दलों। अक्टूबर को जब मैंने पश्चिम चंपारण के बेतिहरवा से जब मैंने कहा था कि आंदोलन की शुरुआत की, मेरा पहला भाषण सुनिएगा, मैंने कहा कि गांधी मैदान को पीछे छोटा कर दूंगा। तो आपकी तो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे समझ में आ गई, आप तो एकदम जीरो हैं मीडिया मैनेजमेंट पे। बिल्कुल एकदम जीरो है। गांधी मैदान मैं जो मीडिया भर दे- मैनेजमेंट करने के लिए एक बात जो, बताइए। जो गांधी मैदान भर दे, हाँ वो छोटा मोटा आदमी भाई, है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जैसे अगर आज की मैं तारीख में किसी की हस्ती नहीं है, मैंने सबको देखा है, 35 साल से देख रहा हूं, जो गांधी मैदान को भर दो लालू जी के अलावा कोई नहीं भर पाया। नहीं भर पाया ना, तो हम अभी भी ततवा होने का सजा हमको मिल रहा है। अगर कोई और लोग करते ना तो मीडिया कहां से कहां उठा के ले जाती, लेकिन आप हमारे 12 रैलियों को नहीं देखा, सबको पता चल रहा है। हमको नहीं था पता, नहीं, हम ठीक, जरूर आपने- रहते। भाई तो इतना बड़ा इवेंट मैं नहीं छोड़ता। मैं बता दूं, उस मीडिया वाले को मैंने कहा था कि आप मुझे आओ, लेकिन बताइए, लेकिन वो लोग नहीं आए। लेकिन आपको लोग, मुझे भी पता है अंदर की बात, आप छुपा नहीं सकते हैं। आपको राहुल गांधी आपसे मिल चुके हैं बुला करके, आपको तमाम बड़े राजनीतिक दलों के नेता मिल चुके हैं, बीजेपी के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, उनको कैसे बात की भनक लग गई? देखिए एक बात बताइए, जो राजनीति करता है ना,
वो छोटे छोटे भीड़ का भी हिसाब किताब रखता है। और आपकी उम्र जो भी हो, आप जितनी भी रैलियां कवर की हों, गांधी मैदान में जब भी लबालब भीड़ आई है तो सिर्फ बिहार ही नहीं, देश की राजनीति बदली है। और मैं कहता था शुरुआती दौर में, जेपी आंदोलन का गवाह तो यही गांधी मैदान है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से शंखनाद किया था। वही मैं कह रहा हूँ, उसी के तो है सहे, उसी आंदोलन का तो है। तो आप किसको हिलाने आए हैं, किसकी सत्ता को हिलाने यही आए मैं हैं? कह रहा हूँ ना, मैं देखिए जब मैंने आंदोलन चालू की तो कुछ नारे बनाए थे। तो पहला नारा था, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। पहला नारा मेरा यही था कि हम आरक्षण मांग नहीं रहे हैं, वापस करो हम बोल रहे हैं। तो आपका आरक्षण तो कांग्रेस ने खत्म किया था ना जी। देखिए शुरुआती दौर में कांग्रेस, मैं बोला राहुल गांधी जी को कि 1968 में जो जेपीसी बनाया उसमें 5 जातियों को माना था दलित, जिसमें हम भी थे, बाकी जातियों का आपने कर दिया, हमारा छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा गुनहगार तो आप हैं, आपकी पार्टी है। आप नहीं, आपकी पार्टी है। 40 बरस तक का तत्वा का वोट लिया और हमको बाहर रखे। 1992 में लालू जी ने हमें दिया 3 महीने के लिए। आज जब उनको लगा कि उनका ऑर्डर गलत है, तरीके से निकल गया है, तो कार्मिक से निकाल सकते थे, नहीं निकाले। उन्होंने क्या कि हमारे एक जाति को, रविंद्र तांती को बना दिया एमएलसी, और उसी बहाने से 15 बरस वोट लेते रहे। लेकिन आप तो कांग्रेस में थे, तब आपको कांग्रेस ने पूछा नहीं। अब अपनी पार्टी बना लिए हैं तो राहुल गांधी बुला रहे हैं। देखिए मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। कभी चिराग ने हमसे ये पूछा था, चिराग जी कि भाई आपको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर लेता है? हाँ। हम, आप और ये लड़का जो कैमरे के पीछे है, हवाई जहाज पे ट्रेवल करेंगे ना, तो आप दोनों से जो एयर होस्टेस अंग्रेजी में पूछेगी, और जहां हमको देखे तो समझ जाएगा ये चपरासी जैसा दिखने वाला आदमी है, तुरंत हिंदी में पूछने लग जाती है। तभी हम जब जाते हैं ना लोगों से बात करने, तो चेहरा देख के सब हो जाता है, यार यही है क्या आईपी गुप्ता, तो उत्साह खत्म हो जाता है। और यही मेरी ताकत है कि हम, आईपी गुप्ता इज द फेस ऑफ कॉमन मैन। मैं आज भी हवाई चप्पल पहन के खास निकलता, नहीं है आईपी गुप्ता कमल मैं में। खास होना भी नहीं चाहता, एक राजमिस्त्री का बेटा हूं भाई। मेरा असली स्ट्रेंथ यही है कि मेरा बाप राजमिस्त्री था। तो राज मिस्त्री का बेटा 4 कंपनियों का मालिक कैसे बना जी? थोड़ा सा कहानी संक्षिप्त में बताइए। ठीक उसी तरह जिस तरह से गांधी मैदान भर दिया। अच्छा। जीवन में ये मैं जानता हूं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अगर आप अनपढ़ तभी तक हैं जब तक आप पढ़ना नहीं चाहते, गरीब तभी तक हैं जब अमीर बनना नहीं चाहते। वही एक वजह। आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है? अच्छा, कभी हम आपको बता देंगे। नहीं बताना चाहते, राज नहीं, राज को राज रहने देना। ऑफ द कैमरा जरूर बताएंगे क्या करते हैं। कैमरे पर नहीं बताएंगे। अच्छा चलिए, राहुल गांधी से क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला? देखिए राहुल गांधी जी गांधी मैदान के पहले हमको बुलाए थे जब मैं कांग्रेस में था, और उनको पता भी था कि मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूं, फिर भी मिले। वो सिर्फ इसलिए मिले कि भाई एक आदमी इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर सकता है, क्या कारण है। दूसरा ये था कि इतना पॉलिटिकल रिजेक्शन इतने दिनों तक कैसे रह गई एक जाति। अभी वो क्या कर रहे हैं कि उन सारे छोटे छोटे जाति जो बिल्कुल हाशिए पर है, वो उनको कैसे रेज अप किया जाए, उनको पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, ये उनका एक मिशन है। और हमारे आंदोलन उनको इतना प्रभावित किया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मिला हमसे। तो डे 1 से इस संघर्ष में राहुल गांधी जी हमारे साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब राहुल जी के साथ ही जाएंगे अब लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ ही जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा हित, तांती तत्वा का हित जिधर सधेगा, जो हमारे साथ संघर्ष में खड़ा दिखाई पड़ेगा, उस मांग के साथ मैं उधर जाऊंगा। तो बीजेपी के नेताओं से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या ऑफर? देखिए जदयू हो, भाजपा हो, उनके नेताओं ने 100% मिले हैं, बात किए हैं। इधर के भी लोग बात किए हैं। तो हमारा तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हमारा 3 ही मांग है। एक कि हमारा आरक्षण हमें वापस करो। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके जो तुमने हमारे बच्चों को, एक सरकारी आदेश से हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी, जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ गया आपने उसको नहीं दिया, मेरिट लिस्ट में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में उसके क्वालिफाई करके उसको डिसक्वालीफाई किया। हमारी बेटियां जो एमसीएम पीएमसीएच में पूर्णिया कॉलेज में डॉक्टर बन गई, उसको हटा दिया, डिमोट कर दिया। आप समझिए मैं प्रमोशन होके मैं बड़ा बाबू बन गया, और उसके बाद आप उसको डिमोट कर दें, उसके मरने जैसा स्थिति है कि नहीं।
ये सरकारी गलत आदेश है, इसकी समीक्षा करो। और तीसरा है कि हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। हमारे वोट से जीत रहे हो भाई, हम तुमको ताकतवर बना रहे हैं और तुम हमको दूर ढकेले हुए हो। तो आपकी ये मांग तो सरकार में जो है वही पूरा कर सकता है, एनडीए कर सकता है। देखिए, हम जिधर भी जाएंगे हमारी मांग मेरे साथ जाएगी। मान लीजिएगा ये लोग नहीं मानता है तो हम गए महागठबंधन की तरफ, महागठबंधन की तरफ एमएलए बने, तो ताकतवर हुए कि नहीं? इतना तो महागठबंधन हमको करेगा कि हमको ताकतवर बनाएगा। तो हमारी मांग और मजबूत हुई कि नहीं हुई? तो मुकेश सहनी तो 40 सीट मांग रहे हैं जी, और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की जगह अब आप लेने वाले हैं महागठबंधन में। क्या सच्चाई है? देखिए, मैं किसी की जगह लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी उपयोगिता है भैया तो मुझे लो, और उपयोगिता नहीं दिखाई पड़ता है तो नहीं लो। कितनी सीटों की मांग है? उतना सीट जिससे कि हमारा जो हीरो हाको रथम्पान को आंदोलन को खड़ा कर सके, उसको जीत लड़ा सकूं, और वही लड़ेगा तभी तांती तत्वा का वोट कन्वर्ट होगा 100%। तो कितना सीट? वो हम बता देंगे, उन लोगों को दे दिया लिस्ट हमने। कितना दिया है बता दीजिए, थोड़ा सा हिंट करिए। अच्छा, फिर बता देंगे कभी कभी। आप अभी खोलना नहीं चाहते, लेकिन मुकेश मेरा- सहनी जैसा 40-50 सीट नहीं ना है भैया। मैं वो 50 सीट वाला या 30 सीट वाला प्रेस्टिजियस क्लेम नहीं करना चाहते। मेरा लगता है कि भाई हम किसी के गठबंधन पे लायबिलिटीज नहीं हो, असेट हो। तो मतलब लाइबिलिटी है मुकेश सहनी, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद चाहिए, 40 सीट चाहिए, वो लाइबिलिटी है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। आईपी गुप्ता डजंट वांट टू बिकम ए लायबिलिटी टू द फोल्ड वेयर आई गो। यू वांट टू बी एसेट, यू आर एसेट फॉर ऑल पार्टीज। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुकेश सहनी लाइबिलिटीज बन गए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता। डिप्टी सीएम की मांग कितनी जायज है उनकी? डिप्टी सीएम कांग्रेस को क्लेम करना चाहिए। कांग्रेस तो 2 मांग रही है डिप्टी सीएम का पद। यही तो पेच फंसा है, मुकेश सहनी को नो हो गया। जस्टिफाइबल मुकेश सहनी की जस्टिफाइड नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस को डिजर्व करती है, कांग्रेस को मिलना चाहिए। तो इस चुनाव में आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में नजर आएंगे। आईपी गुप्ता उधर नजर आएंगे जिधर सामने वाले को लगता है कि भाई ये आदमी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, उधर जाएंगे। तो सब तो बुलाइए रहा है, सबके लिए यूजफुल हैं आप। है तो गांधी मैदान भर दिए तो अब तो सबकी नजर आप ही अभी आप बैठ के कह रहे थे उधर तो सीट भी नहीं जाइएगा, कैसे बोले कि नहीं? तो सीट तो आपके लिए बनाएगा ना पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ भैया सीटवा है ना, तो अपना सीट रखो, हमको तुम्हारे सीट से क्या लेना देना। आपको लगता है कि मैं आऊं तो सीट दो, और नहीं है तो रखो। तो वही तो पूछ रहे कितना लो दो, वही कितना पता दो? है, वो बता देंगे हम। तो आईपी गुप्ता मुकेश सहनी की तरह अपना पत्ता नहीं खोलने वाले हैं। इन्होंने सीटों की सूची सौंप दी है महागठबंधन को, लेकिन राज नहीं खोल रहे हैं, पर्दा नहीं उठा रहे हैं। और इनका ये भी इशारा है कि मुकेश सहनी हैसियत से ज्यादा मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम तो कांग्रेस को ही मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि आरजेडी का सीएम, कांग्रेस का 2 डिप्टी सीएम, आधा आधा एक हो जाएगा, एक सीएम आधा आधा डिप्टी सीएम मिलके एक सीएम। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से मांग रही है, फिर मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी कहाँ खाली है महागठबंधन में। तो अब मुकेश सहनी की जगह महागठबंधन में आईपी गुप्ता की पार्टी नजर आएगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये लग रहे देखने में मामूली, सुन रहे हैं इनको पहली बार आप, या देख रहे हैं पहली बार, लेकिन है बेहद खास, और बिहार की राजनीति में बेहद खास प्रभाव डालने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं आईपी गुप्ता। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे नेताओं को जिनको देखकर आप उनके ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो मुझे पता है आईपी गुप्ता एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं बिहार की राजनीति में।